लास्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्रुप ए का एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 20 किए थे। अब इसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं और 21 से सारा एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या कि इफ 2 sin स्क्वायर इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी दिया क्या, यदि 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 तो हमको ए का वैल्यू निकाल रहा है, एंगल ए का वैल्यू निकालने वाला है। सो इसको सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी इजी। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर 1 है, ये 2 पर आ जाएगा डिवाइड 1/2 यानी हाफ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाफ, हमको ए का वैल्यू निकालना। ओके, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाफ है, तो हम इसको बोल सकते हैं, जब हम इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन ए बराबर 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 1 और रूट 2 आपका वही रहेगा। तो देखो, तो साइन ए इज इक्वल टू आपका बच गया साइन ए इज इक्वल टू हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, है ना। साइन 45 का डिग्री, साइन 45 π/4, साइन 45 का वैल्यू हाफ होता है, 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2। ओके, तो आप साइन साइन कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना, ए का हमको निकालने वाला है और ए का वैल्यू आ गया आपको 45, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पर आप कोई कंफ्यूज रहेगा कि देखो ये स्क्वायर तो सिर्फ है साइन पे है, मतलब टी रेशियो पे एंगल पे नहीं है। तो आप याद रखोगे कि टी रेशियो पे जितना भी है ना, जैसे हम लोग लिखेंगे कि साइन ए का स्क्वायर करना है, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हम एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लिखते, हम इसको इसी तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसका इस तरह वैल्यू होगा, ठीक है। ये टी रेशियो पे स्क्वायर लिखा जाता है, एंगल पे कभी भी नहीं लिखा जाता। ओके, उसी तरह जैसे मान लो हमको क्या कहीं पर निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, 10 स्क्वायर 30, तो हम यहाँ पर 10 30 का जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर, तो 10 30 कितना है तुम्हारा, 10 30 का जो वैल्यू होगा, 10 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 है, तो 1/√3 का इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट जो स्क्वायर जो सिर्फ टी रेशियो पे होता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। ये क्लियर, आपको इसको याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका दिया हुआ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने को रहा है। तो आप यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला जानते हो, अब पढ़ा ना कि cos 90 पढ़ा ना, cos 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos किस में चेंज होगा, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वाला फॉर्मूला हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला, टी रेशियो पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका यूज करने वाले हैं। तो cos 48 है, देखो यहाँ cos 48 है, ये साइन, तो ये तो दोनों में कोई भी ना तो आइडेंटिटीज है और ना दोनों में कोई रिलेशन है, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो cos 48 को हम लिख सकते हैं, cos 48 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आपका आ जाएगा 42 डिग्री, 90 माइनस 42, तो 48 आ जाएगा, है ना। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, बस इसको सिर्फ ये कर लिए, माइनस क्या बच गया, माइनस बच गया साइन 42, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या था साइन थीटा होता था, वहीं पर यूज करेंगे साइन, यहाँ थीटा जाएगा क्या 42, साइन 42 माइनस यहाँ पर आपका साइन 42, तो देखो ये माइनस ये प्लस बहुत सारे कैंसिल, क्या हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर 23 का आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है क्या कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, ए विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो ये इस चैप्टर में यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ करके उसका फिगर को ड्रॉ करना। तो जैसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है और ये कोई भी, चाहे वो केबल टावर हो या पोल हो या मल्टी बिल्डिंग हो, हाँ, तो कोई भी ये रहेगा तो उसको हम इस तरह ये हॉरिजॉन्टली, इसको परपेंडिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्राउंड से 90 परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे स्टैंड होगा। तो क्या बोल रहा है, क्या है यहाँ पर, एक दिया आपके, एक फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, तो सपोज करेंगे ये भी एक टावर है, ठीक है ना। तो बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड हो गया सरफेस, ग्राउंड से ये कितना डिग्री पे है, कितना डिस्टेंस पे, 30 मीटर अवे है, कितना मीटर अवे है, 30 मीटर अवे है। बोलता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ये पी जो है पॉइंट है ग्राउंड पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है बच्चा, ये टावर, इसका टावर का ये टॉप हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे फुट ऑफ द टावर, क्या बोलेंगे,
फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। ये सब आप लोग वर्ड्स को जो है आप जान लो, क्योंकि इसको इससे हो सकता है कि जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये सब वर्ड्स सब आपको बनाना आएगा। और हम आपको बता दे रहे हैं इसमें बहुत इजी क्वेश्चन से बनता है। बस सबसे पहले क्या, क्वेश्चन को अच्छा से रीडिंग करके इसका क्या है फिगर अगर आप बना पाओ तो क्वेश्चन इजीली डन हो जाता है। ओके, तो ये फुट ऑफ द टावर का है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये जो है ये एंगल ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ। तो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ द हाइट, वही ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसका हाइट निकालना है, राइट निकालना है। इट्स वेरी इजी। देखो अब यहाँ पर सोचेंगे कि हम कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। तो इस एंगल से आप इस पूछो, इस एंगल के सामने में ये कौन सा है, इस एंगल के सामने फ्रंट साइड को उसका परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक, ये आपको मालूम होगा। ये कौन सा होगा? ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो है इस परपेंडिकुलर बेस का जो है कौन सा टी रेशियो देता है? तो आपको मालूम है 10 जो है आपका ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो देता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, इट्स वेरी इजी, 10 30 डिग्री 10 30 बराबर पी बाई बी। तो पी के लिए क्या लिखोगे आप? ए बी बाई बी, बी आपका क्या हो जाएगा? बी पी, पी बी बाई बी पी। तो 10 30 का वैल्यू, तो 10 30 का वैल्यू रखोगे तो यानी 1/√3 होता है। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपको निकालना है, ए बी और बी पी आपका कितना दिया? 30। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, इधर आ जाएगा आपका, तो ए बी इंटू √3 तो ए बी हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल टू आप डायरेक्टली कर सकते हो 30 इंटू 1 तो 30 और डिवाइड बाई √3 नीचे आ जाएगा। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 30 को देखो आपको इसे बता रहे हैं, नहीं तो आपको ये आता है जेन्युइन छोटा जैसा मैथमेटिक्स से। 3 इंटू 10 30, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 है ना। तो आप क्या बच गया? 10 इंटू √3 यानी 10√3 मीटर। ओके, सो द हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 मीटर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, अगर क्लियर आ रहा है तो हम यहाँ पर बना करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? डियर स्टूडेंट देखो ये आपका सर्कल है। ओके, सर्कल की कितने टेंजेंट, हाउ मेनी, एट अ पॉइंट नहीं बोल रहा है। एक पॉइंट पे तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट पास हो रहा है तो एट वन पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकता है। लेकिन बोलता है इन सर्किल, एक पूरे सर्किल में। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि इसका डिफिनेशन से जानते हैं कि व्हाट इज द सर्किल। सर्किल इज ए लोकस, है ना, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट्स। ये ना, ये बहुत सारा पॉइंट्स का ये लोकस होता है, बहुत सारा, यहाँ पर बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स मिलकर ये एक सर्कल बना होता है। ठीक है, तो बोलता है कि एक सर्किल में कितना आता है इन्फिनिट, जब बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट से ये टेंजेंट पास होता है। टेंजेंट एक्चुअली क्या है कि टेंजेंट इससे एक पॉइंट से टच करके इस तरह पार होगा सर्किल का। तो ऑब्वियसली जब एक सर्किल से जो है, एक सर्किल में इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स है। ओके, और एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, और इन्फिनिटी मेनी पॉइंट से इन्फिनिटी मेनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो इसलिए पूछ रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है, तो इन्फिनिटी मेनी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी एंड नाउ सी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 25 में क्या है, तो इजीली आप ये सब क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है क्या कि इफ टीपी एंड TP to tangent to a circle with center O such that angle POQ is equal to 110 degree, then find angle PTQ। ये भी बहुत इजी, ये भी सर्कल का ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ये O है। ठीक है, यहाँ पर आपका दो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको बोलोगे, ये P है, ये आपका Q है। एक पॉइंट है जो एक्सटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट T है। आप इसको यहाँ से आपका पास होना चाहिए। ओके, यहाँ से इस तरह एक पॉइंट पे टेंजेंट करता है। ओके, आप देखना इस पे, अगर हम इधर कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर नहीं जाना, आप ये कॉन्सेप्ट रखना कि टेंजेंट जो है सर्किल को एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे टच करता है। तो आपका ये POQ जो दिया, ये वाला एंगल दिया 110 डिग्री। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू
देन पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है। देखो इसको ऑरली बना सकते हो मेरे बच्चा। देखो आप लोग जानते हैं क्या कि हम लोग एक थ्योरम पढ़े 10.1 कि द रेडिया इज ए परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस का पूरा होता है रेडियाई। तो रेडियस जो होता है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मींस यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अब देखो आप मींस ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 साइड मींस क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री होता है। तो ये 90 और 110 है ना, ये 90 है इधर आपका 90 प्लस 110, इसलिए इसको आप ऑरली भी कर सकते हो, इसमें टाइम देना। ये ने इज इक्वल टू 360 जाएगा टोटल, तो इधर हो गया 90 180 हो गया 180 डिग्री, और फिर इधर हो गया आपका 110 डिग्री यानी 290 है ना, 290 हो गया आपका है ना। सो 290 180 और 110 है ना, यानी 290। तो 290 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो आप इजीली निकाल सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 290, जब माइनस कर दोगे तो 0, 69 यानी 7 यानी 70 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा 70 डिग्री। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। अब इसको भी बात करते हैं, तो पहले हम इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। ओके, ये आपका 27 हो गया। आपको बस इस क्वेश्चन में मतलब इजीली टाइम ये करते हुए मतलब इजीली से आराम से बनाना है, इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट 1-2 बार जो है थोड़ा समझ के बना लीजिए, फिर इसके बाद इसी तरह का टाइम लॉट ऑफ टाइम हम प्रैक्टिस करवा देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर अब 27 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि एक हॉर्स is tied onto a grass field with a 7 meter long rope. What will be the area of the part in which the horse can graze? So question number 27 है, बोलता है a horse is tied to a grass with 7 meter long rope. What will be the area of the part in which that अच्छा ठीक है, एक हॉर्स है हाँ, जो 7 मीटर लॉन्ग रोप से एक 7 मीटर जो है ये 7 मीटर जो है लॉन्ग रोप से ये क्या हुआ टाइट क्या हुआ। ठीक है, एक हॉर्स सपोज करो यहाँ पर है, एक हॉर्स है, सॉरी हम क्या इस तरह बना रहे हैं, पर सपोज करो इधर एक हॉर्स है। ठीक है, एक हॉर्स है। ठीक है, तो एक हॉर्स है जो 7 मीटर लॉन्ग रोप पे इस तरह ये क्या टाई किया हुआ। ठीक है, तो बोलता है कितना बड़ा एरिया में वो ही कर सकता है, तो कैन ग्रेज। तो आई थिंक देखो वो ऐसा इधर इस तरह इस एरिया में वो ग्रेज कर सकता है ना, मतलब इतना बड़ा एरिया में इस सब में वो कम है कि इतने बड़ा, इससे मैक्सिमम इतने बड़ा एरिया में कर सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया क्या निकालेंगे कि सर्कुलर पाथ हो रहा है। ठीक है, देखो वो जो क्वेश्चन है मिस करो, वो जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो आपको बता देता है कि कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, तो कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर रहता है तो यहाँ पर जो है 7 मीटर लेते, तो यहाँ पर आपका जो है ये रेडियाई का काम करता है, ये जो है ये एक आर्क का काम करता है, सेक्टर निकालते। बट यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है, बोलता है क्या क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ए हॉर्स इज टाइड टू ए ग्रास फील्ड विद 7 मीटर लॉन्ग। हाँ, ये बोलता है टाइड टू ए ग्रास फील्ड को नहीं बोला कि कॉर्नर पे एक बार पार्टिकुलर पे नहीं दिया, तो हम कहीं पर नहीं, तो एरिया ऑफ द सर्किल होगा। तो बोलता है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच कैन ग्रेज। तो एरिया वो पार्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो आएगा आपका एरिया ऑफ द सर्कल, वो आएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होगी 22/7 और आर आपका 7 × 7 7 बहुत कैंसिल, 7 × 14 4 के 154 मीटर स्क्वायर। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 28 के पास आप आइए। 28 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। अच्छा ठीक है, एक ना रूम है, तो रूम है तो आप लोग जानते हो क्या कि रूम जो रहेगा ड्यूरेशन, तो वो आपका जो क्यूबॉइड यानी घनाभ के आकार का रहता है। ओके राइट, ये जैसे रूम है तो घनाभ के आकार। तो बोलता है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम कितना लंबा का आप इसमें जो बम्बू रख सकते हो। तो देखो आप अगर इसको डायगनली रखोगे, आई होप देखो यहाँ डायगनली इस तरह डायगनली अगर यहाँ पर आप कोई बम्बू रखोगे तो सबसे बड़ा हो सकता है ना, सबसे बड़ा जो आप डायगनली रखोगे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हो सकता है। देखो ना आप ऐसे करो, यहाँ पर देखो ये कॉर्नर तो इस तरह रखेंगे तो मैक्सिमम सबसे लंबा वाला आपका ये बम्बू हो सकता है। तो आपको बोलता है कि मैक्सिमम कितना लंबा का, व्हाट इज द
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बम्बू है ना, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना लंबाई का। तो इसका आप जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं लोअर क्लास में पढ़े हैं, क्लास 6 7 में पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ द डायगोनल है ना, यानी जो है लेंथ ऑफ द डायगोनल है ना, यानी इसका जो ये विकर्ण की लंबाई, यानी जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल है ना, और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है ना, यानी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण हिंदी में क्या लिखते हो, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, आप लिखते हो एल बराबर है ना, एल बराबर अंडर रूट है ना, एल बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आप इसमें लिख सकते हो डायगोनल की अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल आपका कितना, लंबाई आपका लेंथ है 12, तो 12 का स्क्वायर डायरेक्टली लेते हो 144 हो जाएगा। फिर आपका कितना 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। फिर आपका कितना, फिर आपका 8 का स्क्वायर 64 है। तो आप जो सबको 8 कीजिएगा 4 1 5 4 9 कैरी 9, इसके बाद 8 6 14 14 और 4 18 8 कैरी 1 1 एंड 1 2 289 है। इसका स्क्वायर रूट कितना था 17, स्क्वायर रूट ऑफ 289 17। तो जो लॉन्गेस्ट बम्बू होगा उसकी लंबाई कितना होगा 17 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अब 29 और 30, तो हम इसको आई होप आपको समझ में आ गया। 29 और 30 नंबर का हम बनाते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं 29 क्या है और 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम इसको अच्छे से रेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आपका सारा क्वेश्चन जो है वो इजीली से बन जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सब में। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 29, बोलता है क्या कि द ग्राफ बिटवीन द अपर लिमिट एंड कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, देखो 29 में क्या बोलता है, जो ग्राफ हम लोग ग्राफ जो है ये आप जानते हो कि एक ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम यहाँ पर जो है अपर लिमिट का बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पे हम अपर लिमिट रख रहे हैं, ये हमको अपर लिमिट वर्ग से उच्च वर्ग सीमा है ना, अपर लिमिट। हाँ, अगर हम यहाँ पर क्या है अपर लिमिट रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे जो है आप वाई एक्सिस पे क्या डालोगे, अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी रखोगे सी एफ, यानी आप इसको बोल सकते हो संचयी बारंबारता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संचयी बारंबारता। ओके, संचयी बारंबारता रखोगे, और अगर इसमें आप यानी ऊपरी सीमा रखोगे, क्या रखोगे ऊपरी सीमा। तो इस तरह से जो एक आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी और ये तुमसे अपर लिमिट का, तो एक ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो इसमें आएगा क्या, एक ऑगिव आपका बनेगा, एक आपका जो ऑगिव बनेगा, मतलब एक जो ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। जब ये अपर लिमिट लोगे और इस तरह करोगे तो एक इस तरह का क्या आएगा, एक ग्राफ आएगा। क्या आएगा आपका, एक ग्राफ आएगा। इस ग्राफ, इसी ग्राफ का नाम है ऑगिव। इस ग्राफ को आप क्या बोलते हो, ऑगिव बोलते हो। ग्राफ को आप क्या बोलोगे, ऑगिव बोलोगे, है ना। ना तो इस तरह से जो है देखो, ये आपका जो है, ये आपका है, ये आपका एक कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी और ये अपर लिमिट। और इस तरह से जो आप ये जब अपर लिमिट लेकर और इसके बारे में, तो एक ना इस तरह का जब आप वैल्यू पुट करोगे, डाटा पुट करोगे, जब आप ये कर्व निकालोगे तो एक इस तरह का कुछ कर्व आएगा। इसी कर्व को बोला जाता है ना, इसी कर्व को बोला जाता है ऑगिव, है ना, इसी को बोला जाता है ऑगिव, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है, शायद इसको बोला जाता है, याद नहीं आ रहा हिंदी, इसका नाम है ऑगिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपर लिमिट, इसी को बोला जाता है अपलेट, है ना, अगर अपर लिमिट है और ये है, तो ये मेरा आ जाएगा लेस देन ऑगिव। इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन ऑगिव, जिसको हिंदी में बोला जाता है सेकंड पर तोरन। ऑगिव का क्या नाम है, तोरन है। ठीक है, तोरन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, तोरन है। लेस देन ऑगिव, लेस देन ऑगिव यहाँ याद रखना, कैसे याद रहेगा, देखो हम कैसे, अपर लिमिट है तो अपर लिमिट जस्ट उल्टा लेस देन ऑगिव होगा, क्या होगा, लेस देन ऑगिव वाला होगा। ठीक, अगर इसी में अगर कोई आपको ऐसा पूछ ले कि खाली अपर लिमिट की जगह अगर यहाँ पर रहता, इस तरह रहता है, यहाँ पर अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट रहता है, क्या रहता है, लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। हिंदी में आप लोग लोअर लिमिट को आप क्या बोलते हो, लोअर लिमिट को आप बोलोगे, इसको लोअर लिमिट को बोलोगे हिंदी में क्या बोलोगे, आप बोलोगे निम्न सीमा, है ना। हम थोड़ा सा ये निम्न सीमा, क्या आ जाएगा, निम्न सीमा। तो अगर निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट लोगे और आप ये करोगे, तो अब जो है एक टाइप का जो ये कर्व आएगा वो इस तरह कुछ आएगा, डाउनवर्ड इस तरह आएगा। ठीक है, तो इस कर्व को, इस ऑगिव को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे
लेस देन ऑगिव नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग मोर देन ऑगिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मोर देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव, है ना। हिंदी में बोलोगे से अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का, ठीक है। अगर तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर मेरा दिया हायर, है ना, क्या दिया? अपर लिमिट, अपर लिमिट और ये, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा आंसर होगा तो हायर अपर लिमिट दिया तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेस देन ऑगिव में होगा। क्या होगा तुम्हारा? लेस देन ऑगिव, है ना, से कम प्रकार का, तो लेस देन ऑगिव होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बाय द वे अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहाँ पर लोअर अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट कर दे, तो उस केस में इसका उल्टा अपर, है ना, मोर देन, लोअर का अपोजिट, यानी याद रखना कि लोअर है तो ज्यादा वाला जाएगा, मोर, है ना, मोर देन ऑगिव में। और अगर भाई जो इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर दोनों है तो दोनों जो कट कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या बताएगा? अगर इसको हम परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यानी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे तो ये जो एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट का वैल्यू देगा ना, ये पॉइंट इसका मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन। सो ऑगिव से जितना तरह का इंफॉर्मेशन आता है हम आपको बता दें। इतना पॉसिबल कि आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि जो है एक जो है आपका जो है, जिसमें आपको ये पूछ सकता है कि जो मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव का जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो हमको कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मिलेगा, ठीक है ना। मोर मीडियन होता है ना, तो उसमें कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मिलेगा, तो याद रखना आपको वहाँ पे मीडियन मिलेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 29 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है, बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी की प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, अच्छा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अनलेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, है ना। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है या तो जीरो से बड़ा या बराबर, कम से कम 0 हो सकता है, ओके, उससे छोटा नहीं हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा। मतलब जो है इन वन वर्ड हम लोग बोलेंगे तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच कैरी करता है, ओके। बस दो ही है। अगर कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो किसी कैसा इवेंट का होता है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट का, ठीक है ना, जिसका होना संभव नहीं है, उस तरह का इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और उसी तरह बोलेगा कि 1 किसका होगा, तो किसी भी श्योर इवेंट का, डिफिनेट जो एकदम श्योर इवेंट का वो होगा। बाय द वे ऐसा जितना भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। चलो अब बताओ विच वन इज कैन नॉट, है ना, कौन सा नहीं, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो एक नंबर में दिया आपका 2/5 है, 2/5 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4, इट में पॉसिबल, ये हो सकता है। दूसरे नंबर में दिया 1.5, देखो आप ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 ये नहीं हो सकता है, कैन नॉट भी ये नहीं हो सकता है। सी नंबर में दिया तो 15% दिया था, आप देखो इसको 15% दिया, मतलब 15/100, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.15 आएगा। तो देखो ये तो 1 से छोटा है, ये हो सकता है। और डी नंबर में दिया 0.7, तो ये ऑलमोस्ट, तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता, तो बी और नंबर वाला नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया, ओके। तो इस तरह से हम लोग टोटल इसमें से जो है इस ग्रुप का आप कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद सेकंड जो ग्रुप है उस ग्रुप का क्वेश्चन जो आपका दिया आंसर इन 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हम लोग टोटल क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले इसको हम अरेंज कर दें, अरेंज कर दिया जाए।
नेक्स्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग फ्रेंडली तुरंत बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोलता फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट्स वेरी इजी, 96 एंड 404 है ना, 404 इस दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट एंड एचसीएफ निकालना बोल रहा है। सो बहुत इजी है, 96 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो और अच्छा आएगा। देखो क्योंकि एलसीएम भी निकालने वाला है इसलिए प्राइम फैक्टराइज से ही कर रहे हैं। 2 4 जा 8 कैरी 1 2 8 जा 16, फिर इसको कर देंगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8। इट्स एकदम आराम से कर लेना, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है। 2 6 जा 12 2 3 जा 6, ओके। आप इस तरह से 404 का भी कर सकते हो। जब 404 का करोगे तो 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, फिर 2 से डालोगे 2 1 जा 2 0 1, ओके। सो यानी 96 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 और यहाँ 3। इसके बाद 404 को आप लिख सकते हो डियर 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो अगर एलसीएम मांगेगा तो एलसीएम में देखो जो कॉमन है, तो एलसीएम में जो हायर पावर है, देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 5 है, तो हायर पावर वाला आपको लेना है, यानी 2 टू द पावर 5 ही आ गया इधर। और इधर नन कॉमन तो सब आएगा, ये नन कॉमन 3 है और ये 101। सिर्फ कॉमन वाला में आप देखना कि जिसका पावर ज़्यादा है एलसीएम में, जिसका पावर ज़्यादा उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर 5 यानी 2 2 2 5 टाइम यानी 32 आएगा। 32 इंटू 3 इंटू 101, जब मल्टीप्लाई करो 32 3 जो 96 इंटू 101। इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे कितना तुम्हारा 101 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 0 6, फिर 9 1 जा 9 0 9 6 9 6 9, ओके। तो इस तरह आई थिंक देखो सही है। तो ये मेरा आ जाएगा 96 और 96, ओके। ये एलसीएम होगा। एचसीएफ का अगर बात करेंगे तो सिर्फ उसमें कॉमन वाला, तो सिर्फ ओनली कॉमन वाला आता है। एलसीएम में कॉमन नन कॉमन दोनों आता है, यानी कॉमन और नन कॉमन दोनों आता है, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ जो आएगा वो सिर्फ कॉमन वाला आएगा, ठीक है। तो कॉमन वाला तो क्या है 2 कॉमन है और उसमें भी लोअर पावर वाला है, इसमें 2 टू द पावर 5 है 2 टू द पावर 2, तो लोअर वाला 2 टू द पावर 2 यानी 2 इंटू 2 दैट विल गिव 4। सो द क्या हो जाएगा एलसीएम होगा ये इतना, एचसीएफ होगा मेरा ये, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। 31 के बाद है आप अगला क्वेश्चन 32 बनाते हैं, ठीक है। 32 नंबर में क्या बोल रहा है क्या कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 9। अच्छा, सम ऑफ जीरोस दिया है तो इसको इस तरह लिख के लेट द अल्फा एंड बीटा, लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ओके, ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। आप इसे अच्छा से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। 2 माह से थोड़ा लिख लेना 1 2 पॉइंट। माना हिंदी में लिखोगे माना अल्फा तथा बीटा, है ना, द्विघात बहुपद, है ना। अल्फा तथा बीटा जो है एक द्विघात बहुपद का, किसका, द्विघात बहुपद यानी बहुपद के शून्यक है। डायरेक्ट लिख दो ना, बहुपद के क्या है तुम्हारा शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, इस तरह आप लिख सकते हो। तो क्या दिया शून्यकों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्न अनुसार क्या दिया शून्यकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ -3 एंड तथा अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो आपको कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा ये दिया है, तो आपको मालूम है कि देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको मालूम है कि एक द्विघात में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ देयरफॉर फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इसका फॉर्मूला को या हम लोग को मालूम है x² प्लस क्या होता है अल्फा प्लस ना सॉरी माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। x², है ना, माइनस ऐसा भी इस तरह भी याद कर सकते हो x² माइनस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एडिशन ऑफ जीरोस, यानी आप एडिशन ऑफ जीरोस को आप बोल सकते हो, है ना, ax और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p, है ना, एडिशन ऑफ जीरोस, है ना, एडिशन ऑफ जीरोस और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलो बात करते हैं। तो ये तुम्हारा x² माइनस एडिशन ऑफ जीरोस कितना -3 और -3 कितना देगा +3 इंटू एक्स, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2, यानी शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दोनों को यहाँ पर रख देंगे, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें से कोई ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है क्या कि लेट एबीसी एंड रेक्टेंगल। अच्छा ठीक है, ये आपको
ओके एनसीईआरटी से जो है डिलीटेड पोर्शन शो किया है, होल एक्सरसाइज का है, थ्योरम 6.6 से एक्सरसाइज 6.4 का है। ओके बट गिवन है तो हम बना दे रहे हैं आपको सारा क्वेश्चन। ओके तो क्या बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि आप ये शायद डिलीटेड पोर्शन है तो पता नहीं आप लोग जो भी स्कूल में पढ़ते हो आपको बताया नहीं बताया इसको। तो हम पहले आपको इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। देखो थ्योरी 6.6 क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर दोनों सिमिलर हो जाए, मान लो क्या कि ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक अनदर ट्रायंगल, ओके, और दोनों सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो दोनों के एरिया के रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यानी दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा PQ, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। उसी तरह अनदर मान लो तुमने लिए BC ले लिए, BC के स्क्वायर बाई कोई भी जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे तो उस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर उस दोनों के एरिया का उस दोनों के एरिया का रेशियो के बराबर होगा। ओके ये थ्योरम है 6.6 में। तो चलो इसमें हमको बोल रहा है कि इस तरह दो ट्रायंगल है आपका ABC और DF दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका DEF दिया हुआ, कोई नहीं आप इसको DF कर सकते हैं, इसी में हम बना सकते हैं DEF, ठीक है। बोल दिया तो बोलता है कि अगर दोनों सिमिलर दे दिया तो एरिया भी आपका दिया हुआ इतना इतना, तो फाइंड द EF एंड BC निकालना पड़ा, कोई बात नहीं। तो लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंस दोनों है लिखेंगे क्या सिंस ट्रायंगल ABC, चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है ना, इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। बट हमको क्या मांग रहा है, हमको गिवन है EF गिवन है, हमको BC मांग रहा है उसके ऊपर EF, तो हम ये ले लेंगे सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यों लेंगे, BC का स्क्वायर और EF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ आपका, कॉरस्पॉन्डिंगली एरिया ऑफ ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और DF का कितना दिया आपको 121 बस हो गया। और BC का आपको निकालना है, सही BC निकालना, यस BC निकालना पड़ेगा, BC स्क्वायर और EF आपका 15.4 दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्या आप शायद इसको ये कर लिए होंगे, हम थोड़ा इधर करते हैं, ठीक। तो अभी आपका क्या है तुम्हारा, आप इसको इधर कर सकते हो इस तरह, ठीक है। ये क्या हुआ 64 है, 64 को बाई 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे BC का स्क्वायर बाय कितना 15.4, तो 15.4 यानी अभी पुट ना करें तो ज़्यादा बेटर है, हम लोग स्क्वायर को पहले हटा देंगे, ओके अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं EF, हाँ EF, तो EF का दोनों को जब इसका स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर और इधर है तुम्हारा BC/EF का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों से स्क्वायर कट गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 8/11, हमको क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है ना, हमको EF दिया BC, तो EF को इस पार कर देंगे इंटू EF बराबर मेरा क्या बच जाएगा BC। अब सब पुट कर दो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, EF तुम्हारा कितना है, EF दिया हुआ तुम्हारा 15.4 बराबर BC, तो 15 ये 5 है, 11 4 44। अब जब इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 32 कैरी 1 8 1 8 कैरी 3 8 1 8 3 11 यानी 11.2 मीटर में सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर जाएगा आंसर इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ। ओके तो इस तरह से आप सारा एक बार में हम आपको तीनों बना दिए, फिर नेक्स्ट जो तीन हम तुरंत बना दे रही, इजी है तो आप देख लो। ओके ना अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ये वाला कुछ नया था इसीलिए हम थोड़ा इस पर थोड़ा सा टाइम लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है वो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन पे दिए, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 33।
सो 34 का बात करते हैं, 35, 36, 37, 38 सारा क्वेश्चन बना देंगे। आप देखो 34 एक 33 हो गया 34, बोलता फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट इतना। अच्छा ठीक है, एक्स अक्ष पे वो बिंदु निकालना है जो दो पॉइंट है जो कि आपका गिवन है। ए आपका दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ आपका 2, -5 और एक दिया हुआ बी जो आपका कितना है, बी दिया हुआ आपका -2,9 तो इससे बोलता है इस दोनों से इक्विडिस्टेंट पे समदूरस्थ पॉइंट पे। तो बताओ अगर कोई पॉइंट यहाँ पर रहेगा, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो इसके इतने सामने, बट इसके लिए तो दूर हो जाएगा ना। बट इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों के बराबर डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट यहाँ पर बीच में रहना चाहिए। मान लो ये पॉइंट पी है, देखो इससे जितना डिस्टेंस होगा वो भी इतना डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है, दोनों के समान दूरी पे। तो हमको इसी पॉइंट का हमको निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच, हाँ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का हमको ये निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो मेरा बच्चा, अब सबको ये हम लोग जानते हैं क्या कि अगर जैसे ये देखो, ये इधर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। इधर देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस, ठीक। तो आपको मालूम है कि ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, चाहे इधर राइट तरफ लाई करे या लेफ्ट तरफ लाई करे, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कोई लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से यहाँ कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, सपोज करो 2, बट तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ करेगा तो 3, बट वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर भी कुछ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस यानी हाइट तो कुछ भी नहीं है ना। तो इससे हम एक चीज बोल सकते हैं, इसे हम लोग जानते भी पहले क्लास में सर जरूर एक्सप्लेन किए कि ऑन द एक्स एक्सिस उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर पूछे कि अगर हमको कभी कोई पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे पूछेगा, ऑन द वाई एक्सिस मतलब इसके ऊपर, ओके, ना तो दाएं राइट ना लेफ्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे पूछे वाई एक्सिस का पर बात करें तो वाई एक्सिस पे जो है, देखो यहाँ पर आप देखो इजीली देखो, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है क्योंकि इधर इधर तो कोई डिस्टेंस नहीं, उसका हाइट तो यहाँ से यहाँ कुछ ना होगा, सपोज करो 4 है लेकिन एक्स तो कुछ नहीं, तो यानी इसको हम लिखेंगे 0/4। अगर यहाँ पर कोई 3 है तो लिखेंगे 0,3, है ना। तो इसमें क्या, ऑन द वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और ऑन द एक्स एक्सिस पे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे 2,0 लिखेंगे इस तरह, अगर यहाँ पर 3 यहाँ 4 अगर यहाँ लिखेंगे तो 4,0 लिखेंगे। एक मतलब इससे, तो इस दोनों पॉइंट से हम इससे हम क्या एक्सप्लेन किए कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट जो है ऑन द वाई एक्सिस पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओके। अगले में पॉइंट बस इसको इतना एक्सप्लेन करना। तब चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इस पॉइंट P का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। पॉइंट P का हमको क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना। कोई नहीं तो इसको हम लोग x, और क्योंकि x एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट 0, तो इसको लिख लेना चाहिए। लिखेंगे लेट ए पॉइंट P, है ना, जो है ना लाइज ऑन x एक्सिस, लेट ए पॉइंट P, है ना, लाइज ऑन दी x एक्सिस, जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेट ए पॉइंट P, है ना, उसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देते हैं। लेट ए पॉइंट P जो है तुम्हारा x, 0 इज इक्विडिस्टेंस, इज क्या है तुम्हारा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स कौन कौन, मान लो a 2, -5 एंड b, फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b कितना है तुम्हारा -2,9, यस 2, -5 एंड 2,9, ओके। हिंदी में इसे लिख सकते हैं माना बिंदु P जो कि x, 0, अभी याद रखना, मैं 0 चुनेगा, अभी एक्सप्लेन किए, है ना, बिंदुओं, है ना, कौन कौन बिंदुओं a कितना है तुम्हारा 2, -5 तथा, है ना, तथा b जो कितना -2,9 से क्या है, से समदूरस्थ है। क्या समदूरस्थ में समान दूरी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समान दूरी, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर BP, ठीक है। अब देखो एक बात सुनिए, यहाँ पर AP तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी BP। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, जब AP बराबर BP है तो AP का स्क्वायर BP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
आपको हमको पूछेगा कि ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि हमको स्क्वायर का टेंशन ना हो। ओके, स्क्वायर रूट जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे ए पी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो एक्स टू माइनस यानी एक्स माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू जीरो माइनस फाइव है, माइनस माइनस प्लस फाइव का होल स्क्वायर, पर अंडर रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर से कट जाएगा, बराबर बीपी तुम्हारे कितना है, बीपी एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस टू और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा है 9 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, रूट नहीं लगाएंगे, इधर है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। हम लोग मालूम है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, सबको जानते हैं। ओके, चलो अब इसका हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर डायरेक्टली करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 भी 2 टू 4x। ओके, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर आगे ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 भी लेकिन एक माइनस 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 प्लस 2 यानी 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखते हैं इधर क्या है आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 4 कैंसिल, इधर बच गया मेरा माइनस 4x, इस पर आएगा माइनस 4x, इस पर आपका 81 माइनस 25, जब इसको करेंगे तो माइनस 4x माइनस 8x, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 5 6 है ना, इधर बच गया आपका 7 में 2 7 कैरी 7 2 5, देयरफॉर डायरेक्टली x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 56 बाई माइनस 8 होंगे 56, दैट मीन्स माइनस 7। तो हमको x नहीं निकालना, हमारा वो पॉइंट निकालने बोल रहा है, देयरफॉर द पॉइंट है ना, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस p पे क्या x, 0 यानी -7, 0, दिस विल बी द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो 35 है ट्रिगोनोमेट्री का छोटा जैसा क्वेश्चन, इसको यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू, मान निकालिए, यानी क्या लिखा हुआ 35, इधर आपको शायद दिख ही रहा है। ओके, 35 में क्या दिया हुआ 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45, ओके 2 10 स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45, एक बार हम क्वेश्चन चेक कर ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ओके सब 45 भी एक बार चेक कर रहे थे, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। इसको तो करते हैं, इसको अभी सॉल्यूशन, ये भी बहुत ईजी है। ओके, 2 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्या था 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इधर हो गया इज इक्वल टू कितना है 2 1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ प्लस है -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बहुत सारे कैंसिल, आंसर हो गया 2, हो गया आंसर, ठीक है। इसीलिए हम इसको बनाएंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 37 और 38। सो आई होप आपको समझ में आ गया, इसको हम फिर अरेंज कर देंगे। ओके, चलो फिर सही है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, ओके इसका 2 सेक्शन बचेगा, एक वीडियो में वो कंप्लीट। चलो 38 का 37 को बताते हैं क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफेरेंस, अगर परिधि दिया हुआ ठीक है ना, उसका 20 जो सर्कमफेरेंस 22 दिया हुआ, तो उसका रेडियस को मान लो, लेट दी रेडियस ऑफ सर्कल है ना, सर्कल बी r सेंटीमीटर, मान लो r सेंटीमीटर है, माना वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितना है r सेंटीमीटर, कितना है r सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ, सर्कमफेरेंस आपका दिया हुआ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है वो c जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ आई थिंक 22 सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है ना, आपका जो परिधि दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो आपको वहाँ पर मांग रहा है एरिया पे सर्कल, तो देखो परिधि से आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, r इक्वल टू 22/2π, ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 × 2 यानी 11/π सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस दिया हुआ। देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ही मांगा ना, क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया
क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, है ना, आपको मांगा है कि वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, कभी स्पेलिंग मिस भी कर सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया पर क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई का 22/7 आर स्क्वायर यानी 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई, है ना, इंटू 4 है तो 4। अब इसको इजीली सॉल्व कर देंगे तो इधर 22 इंटू 11 इंटू 11 आराम से 7 है तो 7, पाई का 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, फिर 22/7, 7 को यहाँ ऊपर कर देते हैं, 4 है तो 4 कैंसिल, 1 7 कैंसिल, 22 कैंसिल, 11 है 1 11, 11 2 जो 22, अब कुछ नहीं कटेगा, बच जाएगा 11 7 जो 77, 4 2 जो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और बच गया, उस पासे को इफ ए डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है, तो कोई नहीं, उसका भी हम बनाएंगे, आप इसको पहले उतार लीजिए। ओके, ये भी हो गया। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है 29, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन अब बच गया आपका 29। ओके, सो देखो डियर क्या बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखो आपको क्या बोल रहा है कि एक पासा को फेंका जाता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का तो एक सिंगल सा फॉर्मूला है कि किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का, इवेंट हिंदी में घटना बोलते हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ही उस इवेंट को, वो इवेंट कितना बार हुआ बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल पर सैंपल स्पेस। आप इस फॉर्मूला से सारा प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे बोल रहा है कि डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस थ्रोन करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएगा, एस क्या क्या आएगा, मतलब टोटल क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक डाइस को जब आप थ्रोन करोगे तो यही ना आएगा भाई, क्या और कुछ आएगा नहीं। हमको क्या मांग रहा है कि नंबर एक में बोल रहा है ए प्राइम नंबर, कि एक नंबर में बोल रहा है टू गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर के लिए एक प्राइम नंबर यानी हिंदी में अभाज्य संख्या जिसको बोलते हो, ठीक है ना। तो देखो इवेंट ये क्या है आपका है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो पहले प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर कितना है तुम्हारा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो इसका सिर्फ जो है जो सिर्फ जिसका 2 ही फैक्टर होगा 1 एंड शेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोल देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बोलेंगे तो कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना 6 है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो क्या है गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है, ई क्या गेटिंग ए प्राइम नंबर, इवेंट लिख लेना है कि ई क्या है प्राइम नंबर आने की घटना, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी किसी उस ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ई हम लोग क्या मान लिए, लेट कर लिए ई इज द गेटिंग ए नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ई यानी प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, तो टोटल कितना होगा 1 2 3, ना 3 है आपका 3 तो है ना, तो यहाँ पर ले सकते हैं 3 है, टोटल कितना 6, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, 3 1 3 3 2 6 यानी हो जाएगा हाफ, ये प्रोबेबिलिटी आंसर हो गया। नंबर 2 नंबर में आपको बोल रहा है एन ऑड नंबर, एन क्या नंबर मांग रहा, ऑड नंबर, ठीक है, एन ऑड नंबर मतलब क्या है, ऑड नंबर मतलब आपको है क्या कि आपका जो हिंदी में बोलते हो विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है बताना जरा, 1 है आपका, फिर 3 है आपका, 5 है, ठीक। तो आपका केट ऑफ विषम संख्या, नंबर आपको दिखाना, केट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1 2 3 तो है ना, 3 है यानी 3 है आपका। तो मान लो ई रेड कलर में इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी यहाँ पर यार लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखें, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर है ना, एक ऑड नंबर है ना, हिंदी में भी लिखोगे वही है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, कितना टोटल नंबर ऑफ 3, टोटल कितना 6, 3 1 3 3 2 6, दैट मीन्स 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से हम लोग टोटल 38 क्वेश्चन बना लिए। अब फिर इसमें से फिर जो आप 2 ये बच गया वो हमको नेक्स्ट में एक ही साथ दोनों करा देंगे आपका, यानी 59 से लेके आपका जो है 51 तक का क्वेश्चन
जो भी है 51 या 52 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कर देंगे। एक ही बार करेंगे तो बहुत सारा आपका लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ओके डियर, तो आप इसको बस समझ समझ के एक बार बना लेना। देखो आप उधर 10th मंथ या फिर जो भी है आप क्या किए डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा अभी, क्योंकि 10th क्लास का जो है आपका 10th क्लास का जो मतलब सिलेबस है बहुत सारा भास्ट नहीं है। आप उसको चाहोगे तो आप उसको इजीली में वन मंथ भी इनफ है, अगर आप उसको प्रॉपरली 2-3 आवर अगर प्रॉपरली टाइम प्रॉपरली दे रहे हो, रेगुलर दे रहे हो तो आराम से कर सकते हो। बस आपको करना है क्या, रेगुलर करना, रिवाइज करते रहना इस तरह क्वेश्चन, बस समझ समझ के बनाना है। ठीक है, आपको समझ समझ के क्वेश्चन बनाना है और फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, सो ऑल द बेस्ट।